बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो फॉरेन कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो जाते हैं, जो हम खा लेते हैं, वो बॉडी में उनकी क्या फेट है, तो किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं। यानी जो सेलुलर लेवल पर सेल के अंदर चले जाते हैं कंपाउंड, तो वो सेल के अंदर किस तरह से जाकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि डायरेक्टली सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाद में कॉन्जुगेट की फॉर्म में यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर टॉक्सिक कंपाउंड बना देते हैं। तो अब कहते हैं कि ओवरऑल पहले हम मेटाबॉलिज्म को देखते हैं कि कहते हैं जो फॉरेन कंपाउंड है हमारी बॉडी में absorbed in the biological system by the passive diffusion are mostly lipid soluble compound, जिसकी एग्जांपल हमने ये लाइपोफिलिक कंपाउंड होते हैं ना, डीडीटी वगैरह है, या पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल है। ये कहते हैं कि क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल हैं तो ये हमारी बॉडी में फैट में स्टोर हो जाते हैं, तो काफ़ी सालों तक हमारी बॉडी में रहते हैं। क्योंकि जब फैट में जाके चले जाते हैं तो फैट बॉडी में वो डाइजेस्ट ही नहीं होती, फैट जो है वो मेटाबोलाइज बहुत कम होती है, तो वहाँ पर ये अब्जॉर्ब हो जाती है। So after a foreign compound has been absorbed into the biological system, it undergo the metabolism or biotransformation. So the metabolic fate of the compound have an important bearing on the toxic potential, disposition in the body and excretion. यानी मेटाबॉलिज्म के बाद वो बॉडी में कहाँ कहाँ पर सर्कुलेट करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कैसे होती है, किधर को जाती है। Facilitating the excretion of compound means its biological half-life is reduced. देखिए जब एक्सक्रीशन होगी तो ये बात शुरू वाले लेक्चर्स में चली गई है कि जो भी टॉक्सिक कंपाउंड होता है जब मेटाबोलाइज होता है उसकी हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रहा होता है। जब वो मेटाबोलाइज हो जाता है तो उसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है और उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। जाहिर बात है कि वो मेटाबोलाइज हो जाएगा तो हाफ हो जाएगी उसकी मिकदार। सो द मेटाबॉलिज्म, हाँ, मेटाबॉलिज्म में आल्सो डायरेक्टली इन्फेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ फॉरेन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अ ड्रग सक्सिनाइल कोलाइन सक्सिनाइल कोलाइन कॉज द मसल रिलैक्सेशन, मसल को रिलैक्स करती है, बट इट्स एक्शन ओनली लास्ट अ फ्यू मिनट्स बिकॉज द मेटाबॉलिज्म क्लीव द मॉलिक्यूल। समझ आ रही बात कि आपको बहुत ज़्यादा थकान है तो आपने ये मेडिसिन ले ली है, ड्रग ले ली है, ये रिलैक्सेशन आपको दे देगी फॉर टाइम बिंग। जैसे ही वो मेटाबोलाइज होगी, उसकी क्लीव हो जाएंगी, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फेट ऑफ मॉलिक्यूल। In some cases, metabolism increase the toxicity of the compound. There are the numerous examples. The best known example is ethylene glycol, which is metabolized with oxalic acid that is responsible for the toxicity. अब कहते हैं कि उस पर हमने जब बात की है पहले की जो मेडिसिन है सक्सिनाइल कोलाइन की, उसमें क्या था कि उस जब आप लेंगे टैबलेट को तो उस वक्त आपको वो रिलैक्सेशन देगी, लेकिन फॉर टाइम बीइंग है उसके बाद वो खत्म हो जाएगी क्योंकि उसकी हाफ लाइफ खत्म हो गई। जहाँ पर जब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है कि ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट देता रहता है लंबे अरसे के लिए। तो ये डिपेंड करता है ड्रग किस किस्म की। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आ रही है। सो द मेटाबॉलिज्म इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फेज ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है ना, सबसे अहम चीज़ जो है ना वो मेटाबॉलिज्म। It has a many major effect and biological activity of the compound, increasing the polarity, water solubility and increasing the excretion। ये तीनों काम मेटाबॉलिज्म के साथ होंगे। पोलैरिटी फोल्ड में टूट जाना, डिसॉल्व हो जाना, सोलबिलिटी भी इसके आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक ड्रग है पैरासिटामोल है, हैज अ रीनल क्लियरेंस वैल्यू ऑफ 12 मिलीलीटर पर मिनट, जबकि जो वन ऑफ इट्स मेटाबोलाइट, लेकिन जो इसका जो मेटाबोलाइट है जो कि सल्फेट कॉन्जुगेट होता है, ये क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे।
कि मेटाबॉलिज्म की दो फॉर्म आ जाती है, फेज 1 और फेज 2। तो जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है वो फेज 2 में होता है। अब चूंकि ये कॉन्जुगेट का मतलब आप नाम से समझ सकते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं जो दूसरों के साथ मिल जाता है, कॉन्जुगेशन से बना हुआ। तो इसकी जो क्लियरेंस टाइम है ये 170 मिलीलीटर पर मिनट है। तो ये जब कॉन्जुगेट बन जाए तो ये लॉन्ग टाइम वहां पर मौजूद रहेगा। ठीक है ना, ये बात थोड़ी समझने वाली है कि डायरेक्ट उसका जो क्लियरेंस टाइम है वो 12 मिलीलीटर पर मिनट है और इसमें 170 है। क्यों? क्योंकि इसने कॉन्जुगेट बना दिया। तो अब कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है इसकी समरी में अगर हम बात करें, ये 3 पॉइंट वो हमें बता रहा है। सबसे पहले वो क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मोर पोलर मेटाबोलाइट, डिसॉल्विंग फॉर्म में, सोलेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मेटाबॉलिज्म करेगा वो उसका मोलेकुलर वेट इंक्रीज करेगा, फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, जो एक्सक्रीशन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद बने उनको वो बॉडी से रिमूव कर देगा। The consequence of these changes, इन सारी चेंजेस के नतीजे में क्या होगा कि हाफ लाइफ ऑफ कंपाउंड कम हो जाएगी, एक्सपोजर टाइम कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन कम हो जाएगी, प्रोबेबल चेंज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, ड्यूरेशन पे फर्क पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म में डिक्रीज द वाटर सोल्युबिलिटी, रिडक्शन, फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन decrease the solubility of sulfonamide in the urine and lead to the crystallization in the kidney, cause the necrosis। कहता क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है जिनकी वाटर सोल्युबिलिटी को कम करेगा, मसलन एसिटाइलेशन है, ये डिक्रीज करती है सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड। जब वो डिक्रीज करेगी इन द यूरिन तो जाहिर बात है वो किडनी के अंदर रहेंगे ना, उधर क्रिस्टल की फॉर्म में जमा हो जाएंगे, जमा होंगे तो वहां पर नेक्रोसिस, सेल डेथ। नेक्रोसिस में क्या होगा, वो सेल की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म के साथ चीजें रिलेट हो रही है। कहते हैं मेटाबॉलिज्म को हम दो फेज में डिवाइड कर रहे हैं, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में क्या होगा, जनरल सीधा सी मेटाबॉलिज्म होगा, और फेज 2 में कॉन्जुगेशन बनेगी। फेज 1 is the alteration of original foreign molecule so as to add functional group which can then be a conjugate in phase 2। यानी फर्स्ट पे क्या होगा, और ओरिजिनल मॉलिक्यूल की अल्ट्रेशन होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है। जब फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। दिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। अब ये देखें क्या था कि एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, तो ये फेज 1 में आया, तो इसमें क्या हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप इसका साथ लग गया। अब बेंजीन के मॉलिक्यूल का सारा स्ट्रक्चर बदल गया है, अब ये फिनोल बन गया। ठीक है, फिनोल के बाद जो है इसमें ये फिनाइल सल्फेट, बाद में ये फिनाइल सल्फेट, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन गया। हाँ ये देखें, highly lipophilic molecule which is not readily excreted from the animal except in the expired air। कहता है कि ये लाइपोफिलिक है, जो लाइपोफिलिक का मतलब है कि लिपिड के अंदर जाकर ये जज्ब हो जाता है, तो फैट हमारी बॉडी में चूंकि डाइजेस्ट ही नहीं होती तो वो बॉडी से निकलता नहीं है। लेकिन जब हम थ्रू एयर जो है वो एक्सपायर इसको कर सकते हैं बॉडी से, जो एक्सपायरेशन के दौरान निकलती है। तो फेज 1 में ये बेंजीन का ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है फिनोल में। द इंसर्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलोज अ फेज 2 कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन होगी, जब तक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आएगा तब तक ये सल्फेट इसमें ऐड नहीं हो सकता, ये वाला ये सल्फेट, ये कॉन्जुगेशन के लिए इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप शामिल हो जाएगा। ये देखें, phase 2 conjugation reaction take place with polar sulfate group, so phenyl sulfate
The final metabolite is found is very water soluble and readily excreted from the body. तो पहले उसने शुरू में क्या कि बेंजीन इटसेल्फ जो है बॉडी से रिलीज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लाइपोफिलिक है, यहाँ पे उसने ये बात की है, लेकिन जब वो बेंजीन के साथ नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, उसके बाद सल्फेट ऐड हो गया, तो अब वो बॉडी की वाटर सोल्यूबल फॉर्म बन गई है, अब वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। Most biotransformation is divided into phase 1 and phase 2 reaction. Although the some foreign molecule already possesses the functional group suitable for the phase 2 reaction. कहते हैं समटाइम ऐसा होता है कि उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑलरेडी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। The product of phase 2 biotransformation is called phase 3. यानी जिस तरह phase 1 में बेंजीन थी, phase 2 में फिनोल बना है, phase 3 में कॉन्जुगेट बना है, सल्फेट ग्रुप ऐड। ठीक है, अच्छा, मेटाबॉलिज्म इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो लिवर में ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से जो फॉर दिस रीजन मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंपाउंड एंटर द बॉडी वाया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड पोर्टल ब्लड सप्लाई। तो कहते जितने भी आपके वो फॉरेन कंपाउंड हैं वो लिवर में एंटर होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो लिवर में हैं। एंजाइम मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंजाइम में बी लोकलाइज्ड इन द वन पर्टिकुलर सेल ऑफ द ऑर्गन। एंजाइम डोंट ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर फॉरेन कंपाउंड। ये एंजाइम के हवाले से वो बात कर रहा था कि एंजाइम्स वहाँ पर मौजूद हैं, एंजाइम्स की वजह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंजाइम इन द इन्वॉल्व इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन हैज अ पर्टिकुलर सब सेलुलर लोकलाइजेशन। सब सेलुलर सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज में वो मौजूद होंगे। लोकलाइजेशन लोकेशन होंगी, मौजूद कहाँ है। मसलन सेल के अंदर हम बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर वो मौजूद। तो सब सेलुलर लोकेशन में अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सम आर लोकेटेड इन साइटोसोल, अदर आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियन। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स का जो ग्रुप है वो इन रिएक्शंस को कैटालाइज करवाता है, ठीक है ना। तो अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिएक्शंस है, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, उस पे वो आ गया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ये 5-6 रिएक्शन इसमें लिखे हुए हैं, तो एंजाइम्स का भी इसमें जिक्र है, तो उनको हम बारी बारी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन करता है? कैटालाइज्ड बाय द वन एंजाइम सिस्टम। ये कल भी बात हुई, साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम सिस्टम, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद है। आइसोलेटेड एज सो कॉल्ड माइक्रोसोमल फ्रैक्शन। तो लिवर हैज अ हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो हमारे लिवर के अंदर इस एंजाइम की तादाद बहुत ज़्यादा है। The reaction catalyze also require NADP, molecular oxygen and magnesium। कहता है कि ये जो रिएक्शन कंट्रोल करता है इसको ये कोएंजाइम चाहिए होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म है, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है और मैग्नीशियम चाहिए होता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। ये ठीक है ना। मेजर बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कौन कौन से ऑक्सीडेशन है? फेज 1 में रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, डी हैलोजिनेशन है, ये तीन। ये अब ये टोटल केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं। और फेज 2 में सल्फेट ऐड हो रहा है, ये डिफरेंट कंपाउंड ऐड हो रहे हैं, उसकी बेस पे कॉन्जुगेशन में, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे, यही हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। फेज 1 में क्या हो रहा है और फेज 2 में क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो अब क्या होता है इसमें, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम है, ये कोई नहीं इतनी खास बात। हाँ, ये अब इस पे आया है, ये आपका साइटोक्रोम P450 पे ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम सिस्टम है जिसके पास कलेक्शन ऑफ आइसो एंजाइम्स
ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो 40 होते हैं। इसके अंदर भी आयरन सेंट्रल ग्रुप है, ये इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। साइटोक्रोम है ना, तो द सिस्टम आल्सो रिक्वायर्ड अनदर एंजाइम NADP रिडक्टेज विच जो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है। और ये एंजाइम्स कहाँ पर लोकेट कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लेवल में, और कुछ सम टाइम न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। कहते हैं कि 27 जीन फैमिलीज हैं जो इसको ट्रांसक्राइब करवाती हैं। The enzyme protein is designated as CYP। साइटोक्रोम का ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको CYP के नाम से, ठीक है, इसका नाम जो रखा गया है इनकी फैमिलीज का। जी, तो इसमें 3 फैमिलीज स्पेशली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स वो कैंसरस कंपाउंड होते हैं जो नेचुरली तो मौजूद नहीं होते, लेकिन वो बॉडी में जाकर जितने भी कार्सिनोजेंस हैं, जितने भी ये इस तरह के स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उनको जीनोबायोटिक्स कहते हैं। तो उनको मेटाबोलाइज करने के लिए CYP1 CYP3 तक ये फैमिलीज हैं, और CYP4 जो है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड करती है। सो आल्सो इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। क्योंकि हम बार बार बात इसमें कर रहे हैं कि लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, बॉडी के अंदर जाकर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉरी लिपिड के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाते हैं, तो वो फिर बॉडी से निकलते नहीं। तो ये जो है CYP4 ये फिर मेटाबोलाइज करती है। आइसोएंजाइम्स को चाहिए जो कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म रखते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स। ये साइटोक्रोम के हवाले से ना आपका क्वेश्चन आ सकता है। साइटोक्रोम P40 कैरी आउट 60 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, 60 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ये बॉडी में कैरी ऑन करता है। सो द लार्ज वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट फॉर द साइटोक्रोम P450 वन फैक्टर इज मोस्ट कॉमन और द लाइपोफिलिक, यानी मोस्टली ये लाइपोफिलिक को ही टारगेट करता है, चाहे ये सबस्ट्रेट इसमें कोई भी हो। ये देखें मोस्टली जो है ये लाइपोफिलिक को टारगेट करता है। अच्छा, जो कि हमने आगे जाना तो ये मेन बातें आप पढ़ लें इसमें। जी, अब हम देखते हैं कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है ये। Look at the major type of oxidation reaction catalyzed by the P450 cytochrome enzyme system, monooxygenase system। तो ये स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रुकेंगे, आराम से इसको देखते हैं। इसमें ये रिएक्शन कैटालाइज ये कर रहा है। नंबर 1 पे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन बेंजीन की, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन है जब इसमें विनाइल क्लोराइड आता है। ये फिगर भी हम देखते हैं अभी। इन्वॉल्विंग द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिलेशन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एलिफेटिक मायोटी इन प्रोपाइल बेंजीन, एलिसाइक्लिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग आल्सो अंडरगो द हाइड्रोक्सिलेशन। क्योंकि ये मोनोऑक्सीजनेज है ना, तो ऑक्सीजन को ऐड करता है। ठीक है, ये हम देखें ना, ये इसमें ये फिगर्स हैं, ये विनाइल क्लोराइड है, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, विनाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड इसके बनते जा रहे हैं। एपॉक्सीडेशन, दोबारा से लफ्ज लिख दिया, एपॉक्सीडेशन में एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड होती है, मॉलिक्यूलर यानी एक ऑक्सीजन ऐड होती है। अब ये देखें, ये सारे बेंजीन के कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ये सारे वही एंजाइम जो है इन सारे रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है। अल्काइल ग्रुप अटैच टू द also removed by the alkylation आ गया शुरू, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इसमें अल्काइल ग्रुप पे चला गया, डी अल्काइलेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन एंड सल्फर atoms in the xenobiotics is oxidized by the microsomal enzyme, यानी इन एंजाइम्स की वजह से ये देखें, ये xenobiotic कंपाउंड है तो इसमें ये ऑक्सीडाइज होगा, ये
एरोमेटिक अमाइन ग्रुप फ्रॉम दी, ये एरोमेटिक अमाइन ग्रुप इसमें लिखा है, ये एरोमेटिक के साथ अमाइन ग्रुप लगा हुआ, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, नाइट्रोसो बेंजीन हो जाएगी। तो सर्टन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सच एज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, माइक्रोसोमल, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं फिर जो इन सारे रिएक्शंस को कैरी ऑन करते हैं। ये देखें ना, ये सारे रिएक्शन, ये फिगर 3.1 में आपको ये सारे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनको मेंशन करना, ठीक है ना। तो इतनी मुश्किल भी आप केमिस्ट्री के एग्जाम नहीं दे रहे, आपने ये टॉक्सिकोलॉजी है तो आपने बताना इसमें ये कंपाउंड ये बन रहे हैं। उसके बाद जो बाकी एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को चलाते हैं ऑफ द फॉरेन कॉमन कंपाउंड, उसमें पेरोक्सीडेजेस है, टॉक्सिक सॉल्वेंट बेंजीन which causes the aplastic anemia believed to be metabolized by the peroxidase in the bone marrow. The drug hydralazine is also metabolized by this enzyme system. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये हमने ये देखा कि ये सारे एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन से जीनोबायोटिक जो कंपाउंड है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ये देखें ना, इस एंजाइम पे हमें बात की है, ये एंजाइम कौन कौन से फंक्शन कैरी ऑन करता है, ये एंजाइम हम क्यों पढ़ रहे हैं, जरा सम आप इसको करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो फेजेस में होती है, ऑक्सीडेशन होती है, अभी हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन देखी है, तो ऑक्सीडेशन को कैरी ऑन करवाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वो किस किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं या बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, उनकी फेट क्या बन जाती है। तो ये फेज 1 में क्या हो रहा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन हमने देख लिया है, ठीक है ना। होपफुली आप मेरे साथ चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी इन बातों की, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन आपने इसको पढ़ना है तो फिर आप देखें ना, ये दूसरा पॉइंट है रिडक्शन रिएक्शन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। These reaction are catalyzed by the microsomal क्या था, और साइटोसोलिक रिडक्टेजेस एंजाइम्स हैं, या फिर जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी बॉडी में भी रिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं जो रिडक्शन को कैरी ऑन करें। मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड एजो ग्रुप सच एज द प्रेजेंट इन द कलर्ड टेट्राजीन। जो फूड के, जब ये फूड एडिक्टिव में आ जाएगा ना, जितने भी हमने वो फूड में चीज़ें देखते हैं उसमें कलर डाइज जितनी भी होती हैं उनमें वो रजिस्टर्ड नहीं होती चीज़ें, तो एजो डाइज भी पता है ना, आपने नाम सुना होगा एजो डाइज, ठीक है, तो उसमें ये मौजूद है, तो उनकी रिडक्शन करना ज़रूरी है ताकि वो मेटाबोलाइज हो सके। जी, अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो इन सब की रिडक्टिव dehalogenation catalyzed by the microsomal enzyme system is important route of the metabolism for anesthetics halothane. The reductive dechlorination also involves the toxicity of the carbon tetrachloride. इसमें रिडक्शन की इसकी, इसमें माइक्रोसोमल सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ा था, हाँ, कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, और आइसोलेटेड एज सो कॉल्ड माइक्रोसोमल फ्रैक्शन। हाँ, अगर हम माइक्रोसोमल को इसके छोटे से किसी भी सेल के फ्रैक्शन में वो एंजाइम्स मौजूद होंगे, माइक्रोसोमल, उसमें बार बार जिला आ रहा है, सेल के किसी भी छोटे से हिस्से में जो एंजाइम्स मौजूद हैं। तो ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, नंबर 2 पर रिडक्शन देख लिया, अब हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने ये रिएक्शंस याद नहीं करने, वैसे आपको पता होना चाहिए कि, और आप ये एग्जांपल्स दे दें तो इनफ है, ये वरना ये टेट्राजीन वगैरह का जो आप बनाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब देखें ना, ये मेटाबॉलिक रिडक्शन ऑफ फूड पॉइजनिंग एजेंट टेट्राजीन, ये टेट्राजीन है, ये कंपाउंड टेट्राजीन, इसकी रिडक्शन हुई है ना, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है,
ये टूट गया इसमें, ये मेटाबोलाइज कंपाउंड हो गए हैं, ये उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आगे आगे हाइड्रोलाइसिस। अब इन सारे ये रिएक्शंस के नाम तो आप एफएससी से केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं। इनको कैरी ऑन जो है ना, आपने बताना है कि कौन से एंजाइम कैरी करते हैं और कौन से कंपाउंड है जिनको ये मेटाबोलाइज करते हैं, ये आपने इसमें लिखना है। एस्टर्स एंड अमाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द एस्टरेजेस एंड, यानी एस्टर को एस्टरेजेस और अमाइड्स को अमाइडेजेस। ये सेल के साइटोसोल में होते हैं। आल्सो फाउंड इन द प्लाज्मा, माइक्रोसोमल एस्टरेजेस, typical esterase and amides reactions are shown in the figure 3.13. Example of esterase reaction is the toxicologically important in the hydrolysis of succinyl chlorine. अब आपने स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल दे देनी है बस, ठीक है ना। A very short duration of the action of this compound is due to it being very rapidly hydrolyzed in the plasma. Amidases has an important role in the toxicity. Of the drug isoniazid in action where the hydrolysis is important in the metabolic activation. ये हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर ड्रग है। जिनकी आसान से हैं वो आप कर लें, बाकी जिनके आप नहीं कर सकते वो उसको आप रहने दें। ये भी इतना गलत लिखने से बेहतर है कि आप इनको बस इसकी एग्जांपल दे दें, बाकी छोड़ दें इसको, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे फेज 1 की जो है उसमें अगला पॉइंट है हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन में एपॉक्सीडेज है convert the stable metabolic intermediate undergo the hydration catalyzed by the epoxidase hydrolase located in the microsomal fraction, सेल के अंदर मौजूद है। दिस इज यूजुअली detoxification reaction as the dihydrodiol product are normally much less chemically reactive than the epoxide। इसको आपने पढ़ना है जी। तो ये कंपाउंड इसके बन रहे हैं जो कि इसको हाइड्रेशन के प्रोसेस से गुजार, और इसमें ये फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें आगे फेज 2 में कॉन्जुगेशन बनेगी। 4 रिएक्शन आपने फेज 1 में देख लिए हैं, हर एक एग्जांपल आपने देख लिए। अब आगे आ जाता है फेज 2। These reactions are known as conjugation reaction. Addition of the polar group to the foreign compound. Polar group are either conjugate to an existing group or added in the phase 1 reaction, such as hydroxyl. यानी conjugate बनना शुरू हो जाए। So polar group render the foreign molecule more water soluble और उसको जल्दी से बॉडी से क्लियर कर देते हैं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म हो। The groups dominated the phase 2 reactions are commonly involved in the intermediary metabolism. तो कॉन्जुगेशन में सल्फोनेशन, जिस तरह शुरू में हमने एग्जांपल देखी थी सल्फेट ऐड हुआ था, वही एग्जांपल वो दे रहा है, सल्फेट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो बेंजीन वाले ग्रुप में जो, तो इनको ऐड किसने करवाया, साइटोसोल का सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। फॉस्फोएडिनोसिन फॉस्फोसोलेट है। द प्रोडक्ट इज एन एस्टर विच इज वेरी वाटर सोल्यूबल, फिर वो मेटाबोलाइज हो जाएगा बॉडी से कम आसानी से, ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या है जी, नेक्स्ट कंपाउंड है ग्लूकोरोनिडेशन। तो कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड जो है ये पोलर कंपाउंड है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करते हैं, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करेगा।
तो स्टूडेंट्स बात करने का मकसद ये है कि ये रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, इन रिएक्शंस को आपने ग्रेजुअली पढ़ना है, इस रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बनता है और ये कौन कौन से एंजाइम इसमें जो है ना वो आपने बताना है, ठीक है ना। ये जितने भी एंजाइम इसमें आ रहे हैं, ये इन एंजाइम्स को आपने बताना है कि ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं, कंपाउंड आता है तो उसमें ये एडिशन हो जाती है। अब ये देखिए ना, ये ग्लूकोज के कंपाउंड है तो इतने इसके केमिकल फार्मूला तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो बेहतर है कि आप इसकी ये एग्जांपल प्रॉपर तैयार कर लें, उसके बाद जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है वो सारा करने का। उसके बाद ये सारे केमिकल रिएक्शन के नाम ही है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है, इंपॉर्टेंट रूट ऑफ फेज 2, टॉक्सिक कंपाउंड को डीएक्टिवेट करने के लिए। ये एक ट्राईपेप्टाइड है जो कि मैमेलियन टिश्यू में मौजूद होता है, खासतौर पर लिवर में है। द मेजर प्रोटेक्टिव रोल ऑफ द बॉडी एज इट इज स्कैवेंजर फॉर द रिएक्टिव कंपाउंड ऑफ वेरियस टाइप्स। स्कैवेंजर खा जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। सल्फिडाइल ग्रुप ऑफ द glutathione act as a nucleophilic and either displace another atom or attack an electrophilic site। ये देखिए ना, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक हैं वो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो इसके साथ बाइंड कर देंगे। सो कॉन्सिक्वेंटली glutathione may react chemically or in the enzyme catalyzed reaction with a variety of compound। वो कौन से हैं कंपाउंड? The reaction catalyzed by one group of the transferases located in soluble fraction। ये सारे वही बार बार इसमें जिक्र आ रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड हैं। ये जो देखे ना, एपॉक्सीडेज है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ये सारे इसमें कंपाउंड मौजूद। Acetylation metabolic reaction is unusual in that the product may be less water soluble than the parent compound। कहता है ये भी सेकेंडरी कंपाउंड बनता है, लेकिन इसमें जो पेरेंट कंपाउंड है उसकी निस्बत ये लेस सोल्यूबल होता है, यानी बॉडी में स्टोर होना ज़्यादा शुरू हो जाए। एरोमेटिक अमाइनो कंपाउंड जो है उनका ये करेगा एसिटाइलेशन। Enzymes involve acetyl transferases found in the cytosol, liver, gastric mucosa, white blood cell। Enzyme utilizes the acetyl coenzyme A। ठीक हो गया जी। Acetyl coenzyme A as a cofactor। There are two isoenzymes in the rabbit। रैबिट की बॉडी में इस तरह के देखे हैं दो एंजाइम इसके। In both species possess the particular isoenzymes। तो एसिटाइलेटर जो है इनको स्लो रैपिड एसिटाइलेटर, ठीक है, इसको आप पढ़ लें। अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन बन जाएंगे। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं ग्लाइसिन जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो अमाइनो एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द फर्स्ट रिएक्ट विद अ कोएंजाइम ए एंड देन विद पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। इसके लिए जो एंजाइम है वो है एसिलेज एंजाइम कैटालाइजिंग द रिएक्शन फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से एग्जांपल आप दे दें। उसके बाद मिथाइलेशन है जिसमें वो मिथाइल ग्रुप बन रहा है उसका, ठीक है ना, वाटर सोलेबल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जांपल इज द मिथाइलेशन ऑफ एरोमेटिक such as mercury which is carried out by the microorganisms in the environment। Physiochemical lipid soluble compound। There is also the change in the toxicity of the mercury with the mercuric ion being toxic to the kidney। नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करते हैं, ठीक है।
देयर आर अदर रिएक्शन दैट द फॉरेन मॉलिक्यूल में अंडरगो बट इन इंटरेस्टेड, बस इसको छोड़ दिया, बाकी कोई नहीं इसमें। तो यहाँ तक आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 इसका देख लिया है, ठीक है। बाकी फिर टॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन कल आएगी तो इस पर हम बात करेंगे। तो ये सारी बातें क्या थी कि फेज़ 1 ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है और फेज़ 2 ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये डिज़ायर देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आप इसको याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। हर एक रिएक्शन के आपने एंजाइम्स और उस हर एक रिएक्शन में यूटिलाइज होने वाली एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। ये मैं बार बार इस टेबल पे आ रहा हूँ, ये टेबल ही आपका सारा कॉन्सेप्ट, इन्हीं को आपने एक्सप्लेन करना है। ये 5-6 टाइप्स ये हैं, इसी तरह से 5 टाइप ये बन गए, इनको आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। शुरू से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। ये आपके सिलेबस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से और मेटाबॉलिज्म के नाम से ये फॉरेन कंपाउंड ये चीज़ मौजूद है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।